नमस्कार दोस्तों। आज मैं कई दिनों बाद आपके साथ जुड़ पा रहा हूँ और उसके पीछे कुछ तमाम सारी वजहें हैं। आज मैं उन्हीं पर आपसे बात करूंगा और मैं बताऊंगा कि कैसे और कितने निचले स्तर पर नरेंद्र मोदी सरकार गिरती है और उन सब चीजों को लेकर के कि वो किस तरीके से पिछड़ों को लेकर के झूठ बोलते हैं, किस तरीके से वो दलितों को लेकर के झूठ बोलते हैं और किस तरीके से वो महिलाओं को लेकर के झूठ बोलते हैं। एक तरफ महिलाओं को अधिकार देने की बात करते हैं और दूसरी तरफ नफरत में न जाने क्या क्या करते और करवाते हैं। उदाहरण के लिए मैं शुरुआत खुद से आज करूंगा। मैं आपके साथ 5 दिन इसलिए नहीं जुड़ पाया क्योंकि मेरी पत्नी को मेरे से तो कुछ नहीं कर पाए, तो मेरी पत्नी नौकरी करती थी एक इंस्टीट्यूशन में और उसके बेस पर एक सरकारी घर अलॉट था और उस इंस्टीट्यूशन से मेरी पत्नी को उन्होंने नौकरी से निकलवाया और उसके बाद में उन्होंने वो घर कैंसिल कराया और इतना आनन फानन, इतनी स्पीड में ये सब हुआ कि आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं तो एक पत्रकार हूं, सच को सच और गलत को गलत कहता हूं। मेरे को करिए यदि कुछ, मेरी पत्नी ने तो कुछ नहीं किया था, वो तो कुछ ज्यादा बोलती भी नहीं, वो अपने काम से काम रखती। लेकिन साहब, बदला लेना है तो आपसे, आपके परिवार से, आपके घर से, सबसे लिया जाएगा। यह नरेंद्र मोदी की नीति। इस कारण से कई सारी डिस्टरबेंस थी। अचानक एकदम से एक हफ्ते में मुझे घर खाली करना था और उन सब चीजों में बिल्कुल उलझन में था और किसी तरीके से फिर चेंज करके कहीं पर किराए पर लिया और उसमें मैं शिफ्ट हुआ। अभी पूरी तरीके से घर शिफ्ट नहीं हो पाया, इसलिए बालकनी में बैठ के आपके साथ चर्चा कर रहा हूं। तो यह उदाहरण देता हूं और यह तब हुआ जब महिला आरक्षण बिल कहते हैं हम पास कर रहे हैं, महिलाओं को अधिकार दे रहे हैं, महिलाओं को सशक्त बना रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी का यह है कि जिनसे कोई कंसर्न नहीं है उनको ऐसे करते हैं। मेरी 2 छोटी बेटियां हैं, उन बेटियों को जो कि हाई स्कूल में है, फाइनल में है, तो निश्चित रूप से उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब होती हैं, लेकिन होंगी। मोदी जी को क्या फिक्र पड़ता है? बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, ये नारा देने वाले बेटियों से ही हक भी छीनते हैं, उनके साथ अत्याचार भी करते हैं और न जाने क्या क्या। तो इस तरह का इनका महिला आरक्षण है, महिला सशक्तिकरण है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है कि बेटियों को आप पढ़ा न सकें और कुछ न कर सके। तो यह एक चरित्र है, लेकिन मैं हारने वाला नहीं, मैं लड़ूंगा सच के लिए, चाहे मेरा सब कुछ चले जाए। मेरी पत्नी ने कहा कोई बात नहीं, मेरी बेटियों ने कहा कोई बात नहीं। मेरी बेटी ने तो इतनी बड़ी बात कही, पापा मैं बहुत सारे लोगों से सुनती हूं कि उनके पापा क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, फ्रेश होते हैं, सैर करते हैं और खाते पीते हैं और उसके बाद अपने ऑफिस चले जाते हैं, अपने काम पे चले जाते हैं, फिर शाम को आते हैं, फ्रेश होते हैं, खाते पीते हैं या कहीं बाहर खाने चले जाते हैं, घूम लेते हैं और कुछ कर लेते हैं, कुछ वेकेशंस में चले जाते हैं। लेकिन एक समय आएगा जब पूछा जाएगा कि आपके पिता ने क्या ऐसा किया जो आप बताएं, आपके पास बताने के लिए है, तो शायद वो कुछ ना बता पाए। लेकिन मुझे गर्व है कि मैं बता सकूंगी कि जब धाराएं इस तरह विपरीत बह रही थी, उस वक्त मेरे पिता उससे लड़ रहे थे सच्चाई के लिए और वो ये कष्ट सह रहे थे। किस किस तरीके से उनको उनके पुराने इंस्टीट्यूशन से लेके सब जगह कैसे किया गया, उनके सैलरी का 70 लाख रुपया मार जाया गया और बहुत सारी चीजें हैं। तो इस तरह से जो ये किया गया है, जो ज्यादती की गई, और उसके बावजूद वो हम लोगों को भी केयर कर रहे थे और उसके साथ साथ सच्चाई के लिए लड़ रहे थे, झुक नहीं रहे थे। तो ये मेरे लिए गर्व की बात होगी, इसलिए आप लड़िए और सच बोलिए।
सच बताइए। जब यह बात आई तो निश्चित रूप से इसको लेके मेरा भी दिल वो हुआ कि देखिए, मेरी छोटी बेटी यदि ऐसी बात करती तो स्वाभाविक सी बात है, 12 साल की एक बच्ची इस तरह से बात कर रही है तो मेरा हौसला तो बढ़ना ही था। तो आपके साथ चर्चा आगे बढ़ाता हूं, दूसरी बात बताता हूं, नफरत किस कदर होती है। नरेंद्र मोदी ने कल राजस्थान में एक रैली करी और रैली में तमाम सारी बातें कही, जितनी उन्होंने योजनाएं गिनाई उससे कितनी अच्छी योजनाएं राजस्थान में राजस्थान की सरकार चला रही। जैसे ये आयुष्मान योजना की बात करते हैं, वहां पर चिरंजीवी योजना चलती है। उस चिरंजीवी योजना में 25 लाख रुपए तक का आपको इलाज मुफ्त मिलता है और किसी भी अस्पताल, हिंदुस्तान का पहला राज्य है जो राइट टू हेल्थ देता है। यह कांग्रेस की देन। और मोदी सरकार क्या करती है, आयुष्मान योजना के नाम पर घोटाले करती है। हमने आपने देखा है, और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कैग की रिपोर्ट कहती है। चलिए छोड़ दीजिए, दूसरे पे आ जाइए। राजस्थान में जो बलात्कार की घटनाएं हुई उनमें 80% बलात्कार के आरोपी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग। अब आप कल्पना करिए, 80% लोग। तो इस तरह की स्थितियां हैं, तो यह हालत है। इसके बाद में वहां पर जिस तरीके से जो महात्मा गांधी स्कूल खोले गए हैं, मॉडल स्कूल, उन मॉडल स्कूल में मुफ्त शिक्षा मिलती है अंग्रेजी माध्यम की। अच्छे स्कूल, अच्छे शिक्षक। आप शिक्षा नहीं दे सकते, शिक्षा से महरूम करने का काम करते हैं। आप नहीं चाहते कि, लेकिन वो सरकारें कर रही हैं। इसके बाद आप आए, जब आप छत्तीसगढ़ चले गए तो छत्तीसगढ़ में भी इसी तरीके से, राजस्थान में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है। किसानों के लिए, पशुपालकों के 40,000 रुपए का उनके प्रति जानवर का बीमा है, जो सरकार पैसा भरती है। और उससे यदि उनके किसी पशु को कुछ हो जाता है तो सरकार पैसा दिलाएगी। तो आप समझिए कि इस तरह से सुरक्षा देती। यही चीज वहां पर सबसे अधिक गेहूं या अनाज की जो खरीद है, सबसे अच्छी कीमत छत्तीसगढ़ में मिलती है। और उसके बाद में वहां के जो स्कूल है, मॉडल स्कूल, वो अपने आप में किसी भी देश के प्राइवेट स्कूल को मात देते हैं। इतने अच्छे स्कूल, और वहां के बच्चे जिस तरीके से, और ये गरीब घरों के बच्चों को, आदिवासी बच्चों को यह मौका मिल रहा है। लेकिन साहब, जब ये करते हैं तो उन्हें अर्बन नक्सल कहा जाता है। लोगों के लिए जब किया जाता है तो ये होता है। इसी तरह कमोबेश कर्नाटक में भी कुछ शुरुआत हुई है, कुछ और हो रही है। इसी तरीके से हिमाचल में हो रही है। हिमाचल इस समय खुद ही बहुत पीड़ा की स्थिति में है, उसको भारत सरकार ने कोई मदद नहीं दी और वो हिमाचल सरकार अकेले बूते लड़ रही है इतनी बड़ी विभीषिका से, जो प्राकृतिक नहीं है, मोदी निर्मित यह आपदा आई हिमाचल में। क्योंकि जो इन्होंने मेगा प्रोजेक्ट प्रकृति की रिपोर्ट के खिलाफ तैयार किए, उनके कारण ये स्थितियां हुई हैं। क्योंकि जब पानी का रास्ता रोका जाता है, प्रकृति का रास्ता रोका जाता है, तो बर्बादी करती है। तो वो बर्बादी के कारक सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी। इसके बाद आप जानिए कि जो इनकी बात करते थे वो ये करते हैं। फिर ये कैसे पिछड़ों से और दूसरों से डरते हैं, उनके बढ़ने से उन्हें परेशानी होती है और सारी चीजें, उसको लेके देखिए। राजेंद्र यादव, राजस्थान के गृह राज्य मंत्री, उनका अपना एजुकेशन और दूसरी चीजों का बिजनेस है। और उनके बिजनेस में पिछले साल उनके यहां इनकम टैक्स की छापेमारी हुई थी 51 जगह पे। और अब आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तब उनके यहां ईडी के छापेमारी हो रही, जबकि इनकम टैक्स में उनके यहां कुछ गड़बड़ नहीं निकला था। तो यह है स्थिति। क्यों? क्योंकि चुनाव आ गया है, आपको डराना है। आपके पास जो लोग, कुछ चंद लोग पैसे वाले हैं और वो अपने बूते बने,
और उन्होंने तमाम पिछड़ों को नौकरियां दी। राजेंद्र यादव ने 1 लाख पिछड़े लोगों को नौकरियां दी और उन राजेंद्र यादव के यहां छापेमारी हो रही है और कुछ हो रहा है। तो 1 लाख रोजगार देने वाले राजेंद्र यादव इस स्थिति में आ जाते हैं। नरेंद्र मोदी कहते हैं हम पिछड़ों के लिए बड़ा सोच रहे हैं। इसीलिए राहुल गांधी कहते हैं कि ऐसे आप पिछड़ों को सोचते हैं। जब नई संसद का शुरुआत होती है, उद्घाटन होता है, जो भी कुछ होता है, राष्ट्रपति नहीं बुलाई जाती और तमाम हीरोइनें बुलाई जाती हैं। लेकिन साहब क्यों? क्योंकि वो आएंगी तो फिर मोदी जी का कद घटेगा और मोदी जी तो भाई क्या हैं ये पता नहीं। बाद में यदि आप इसी तरीके से युवाओं के साथ जो छल किया, रोजगार देने का वायदा किया था, 2 करोड़ रोजगार हर साल, आपको याद होगा। और स्थिति क्या, जो सीएमई की रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के मुताबिक 31 लाख लोगों की नौकरियां सिर्फ 3 साल में छीन ली गई। 3 साल में 31 लाख की नौकरियां छीन ली गई। और जैसा मैं आपको पहले डाटा बताता था, मैं 90 लाख बेरोजगार लोग कहता था। जो डाटा आया है उसके मुताबिक इस देश में 99 लाख लोग, 99 पॉइंट समथिंग लाख, 99 पॉइंट समथिंग करोड़ लोग बेरोजगार, उनके पास कोई रोजगार नहीं। तो यानी एक प्रकार से राउंड फिगर में 100 करोड़ लोगों के पास में रोजगार नहीं है। यह स्थिति देश की। देश में रोजगार सिर्फ 40.48% लोगों के पास है। आप इससे समझ सकते हैं कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी सरकार ने इस देश को बेरोजगारी में ढकेला है। रोजगार दे नहीं सकते, रोजगार छीनेंगे, नौकरियों से निकलवाएंगे और उसके बाद जो करेंगे वो आपके सामने। तो यह इनका चरित्र। महिलाओं के रोजगार सबसे ज्यादा छीने। जिस तरीके से महिलाओं के रोजगार छीने उनको समझा जा सकता है। उनके रोजगार छीनने के लिए किस किस तरीके से साजिशें हुई और इसका नतीजा यह हुआ कि हिंदुस्तान में सिर्फ 10% महिलाएं ही वर्कफोर्स में रह गई हैं, यानी 90% महिलाएं वर्कफोर्स से बाहर हो गई। और जो ये वर्किंग स्थिति में मैंने जो आपको बताया 40.58%, वो लोग जो हैं उनमें किसान भी हैं, उन्हें भी मैं रोजगार जोड़ रहा हूं, उनमें दिहाड़ी मजदूर भी हैं, उन्हें भी मैं रोजगार में जोड़ रहा हूं, मैं उसमें अकुशल मजदूर भी जोड़ रहा हूं। तो आप समझ सकते हैं ये जोड़ने के बाद ये स्थिति। और इस देश की हालत ये हो गई है कि इस देश में इस समय जो वेतनभोगी लोग हैं उनकी संख्या 8.5 करोड़ है, सिर्फ 8.5 करोड़। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस समय जब देश आजाद हुआ था, इस देश में कुछ नहीं बनता था, उन्होंने पीएसयू से लेके और सब कुछ जब डेवलप किया और जिस तरीके से इस देश को आगे खड़ा किया, उसका नतीजा यह हुआ कि इस देश के 22 करोड़ लोगों को रोजगार मिला था। देश की आबादी सिर्फ 36 करोड़ आबादी में 22 करोड़ को रोजगार दिया। आज हालत ये है कि आप सब कुछ छीन रहे। साक्षरता की स्थितियां 18% थी जब वो गए, उस समय तक 60% तक हो चुकी थी और अब 78%, कांग्रेस के ही समय तक 78%, और अभी भी उससे बढ़ी नहीं है, घटी है उल्टा। तो यह स्थिति हुई है। इसके साथ साथ जब कहीं होगा, 18-20 साल से सरकार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी चला रही, लेकिन साहब जब रैली होगी, कोई चीज होगी, तो नरेंद्र मोदी क्या बोलेंगे? कांग्रेस कांग्रेस। 51 मिनट के भाषण में 44 बार कांग्रेस का नाम लेते हैं। यानी कितना कांग्रेस से डर लगता है, कितना राहुल गांधी से डर लगता है, गांधी परिवार से डर लगता है, उनका नाम जपते हैं।
और झूठ कितना बोलते हैं वो भी आपने देख लिया। जो स्टेशन ही भोपाल में नहीं, उसे कह दिया कि वो स्टेशन देखिए कितना खूबसूरत बना दिया है। अरे भाई, झूठ बोले। जैसे दरभंगा का झूठ बोला था, दरभंगा में एम्स बन गया, इसी तरीके से झूठ बोला था कि तमिलनाडु में एम्स बन गया, और जाने कहां कहां क्या क्या बना चुके। तो आपने देखा है। तो इस तरह की स्थितियां, इस तरह की स्थितियों का हमें प्रधानमंत्री चाहिए। क्या हमने यह सोचा था? शायद कभी नहीं। मैं भी सोचता था शायद नरेंद्र मोदी कुछ बदलेंगे, लेकिन वो बदले हैं। क्या बदले? कि उन्होंने अपना चेहरा बदला है, अपने कपड़े बदले हैं, रईसी का आलम बनाया है, और न जाने क्या क्या बदला है। इस देश की राजनीति का चरित्र बदला है, इस देश के अंदर नफरत का माहौल, इस माहौल में ले आए हैं कि संसद के भीतर भी जाति और धर्म के नाम पे गालियां दी जाती, न जाने क्या क्या किया जाता है, चंद पूंजीपतियों के हवाले पूरा देश कर दिया जाता है, और इसके बाद बड़े शान से कहते हैं कि ऐसे नहीं वैसे। तो जब यह करते हैं तब आता है कि आखिर नायक कौन है, तब दिखता है कि नायक कौन है। तब नायक के रूप में राहुल गांधी दिखाई देते हैं। तो छत्तीसगढ़ जाते हैं, लड़कियों के साथ में, लड़कों के साथ में, सबके साथ में ट्रेन में सफर करते हैं, और जनरल क्लास से करते हैं, और उनके साथ में सारा चर्चा करते हैं उनके कैरियर को लेके, उनकी बहुत सारी चीजों को लेके, समस्याओं को लेकर। अपने साथ ही मुख्यमंत्री को भी कराते हैं। इसके बाद इसी तरीके से वो तमाम लोगों से मिलते हैं, गरीब गुरबों से, सबसे, और तब वो लोगों के हक की बात करते हैं, क्योंकि वो हर एक को समझते हैं। जिस तरह से ये हालात, और हालात से जब वो बयां करते हैं, जब सच बताते हैं, तो मोदी सरकार के लोग किस तरह कांप जाते हैं, वह भी दिखाई दे रहा है। किस तरीके से वो ऊल जलूल बातें करने लगते हैं, तथ्यविहीन बातें करने लगते हैं, कुछ भी कहने लगते हैं। और ये पुरानी आदत है, कोई नई नहीं। पंडित नेहरू के समय भी ऐसे ही करते थे, गांधी जी के लिए भी ऐसे ही करते थे, इंदिरा जी के लिए भी ऐसे ही करते थे, राजीव जी के लिए ऐसे ही करते थे। तो आज उनके परिवार से उन्हें खास मोहब्बत, बस एक ही मोहब्बत है कि नफरत से उन्हें मोहब्बत है। और राहुल गांधी को मोहब्बत से मोहब्बत, वो मोहब्बत बांटते चलते हैं, मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। इसलिए आज मैं इतनी ही सिर्फ बात करूंगा, उसके बाद कल से कुछ और बात करूंगा, लेकिन मैं ये बताने के लिए कि यह सत्यता है। ऐसे में आपको सच को पहचानना होगा। मैं फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन देता हूं, आप देखिए किस तरीके से भ्रष्टाचार, किस तरीके से है, और क्या क्या। ऐसे में आपको किसके साथ खड़ा होना है, यह फैसला आपको करना है। जय हिंद।